Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are discussing time series analysis. स्टूडेंट, इससे पहले हमने टाइम सीरीज एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने आपको सेकुलर ट्रेंड की मेजरमेंट के हवाले से हम बातें कर रहे हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेथड सेमी एवरेजेस का था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। फिर दूसरा मेथड जो था वो मूविंग एवरेजेस का था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट केसेस जो हैं वो अभी तक हमने पढ़े हैं, जिसमें ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ़ मंथ्स के लिए, इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए, इवन नंबर ऑफ़ मंथ्स के लिए हमने ये डाटा के क्वेश्चंस किए। आज जो है हम क्वार्टर वाइज अगर डाटा आपके पास अवेलेबल हो, सेकुलर ट्रेंड ही का आपके पास क्वेश्चन है, और अगर क्वार्टर वाइज डाटा अवेलेबल हो या डे वाइज डाटा अवेलेबल हो टाइम सीरीज़ का, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि बात जो है वो मज़ीद आपके जहन में मजबूती से बैठ जाए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है टाइम सीरीज का। द फॉलोइंग टेबल शोज द फूड ग्रेन प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऑफ क्वार्टर्स फॉर द ईयर 1962 एंड 1963। 1962 और 1963 का एक रियल डाटा कलेक्ट किया गया और उस डाटा के अंदर ये वाले जो हैं आपके पास क्वार्टर वाइज एक डाटा आपके पास अवेलेबल है। आपसे क्या ये रहा है, कैलकुलेट 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड। आपने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो आपने ये देखें कि डाटा का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट फेमिलियर फॉर्मेट। जहाँ जब जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं हमारे पास डाटा इस तरह का नहीं होता था, बल्कि हमारे पास डाटा जो था वो एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में होता था। 2 कॉलम्स होते थे और उन कॉलम्स को फिर हम हैंडल करते थे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम क्या करने लगे हैं, ये वाला जो डाटा आपके पास अवेलेबल है ये क्वार्टर वाइज डाटा है, लेकिन इसको हमें रीड भी करना आना चाहिए। मसलन क्वार्टर नंबर, ये क्वार्टर दिए हुए हैं, क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 1962 एंड 1963। तो यहाँ पर आपके पास 62 और 63 2 साल हैं और उनके ये 4 क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1962 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू ये है इंडेक्स नंबर, सेकंड का क्वार्टर का इंडेक्स नंबर ये है, थर्ड का इंडेक्स नंबर ये है और फोर्थ का इंडेक्स नंबर ये है। इसी तरह से 1963 के फर्स्ट क्वार्टर का इंडेक्स नंबर आपके पास ये है, फिर 102, फिर आपके पास 106 है थर्ड क्वार्टर का, और फोर्थ क्वार्टर का इंडेक्स नंबर ये है। हमने बेसिकली 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टली अवेलेबल है, वर्टिकल अवेलेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले तो इस डाटा को वर्टिकली लिखने का तरीक़ाकार सीख लेंगे और उसको वर्टिकली लिख कर फिर हम डाटा को बिल्कुल उसी तरह से हैंडल करेंगे जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। मसलन अगर फ़र्ज़ करें, मैं अगर ये वाला डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है इसको अगर मैं वर्टिकली फॉर्मेट को लाना चाहूँ तो वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर देखें 1962 जो है ये मैंने ईयर लिखा है, यहाँ पर जो है 1962 का फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है और फोर्थ क्वार्टर है। दूसरे लफ्ज़ों में 1962 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जी 93 है, सेकंड क्वार्टर की वैल्यू 97 है, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू 96 है और ये 93 है फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू। हमें आइडिया हो गया कि ये हमने रो वाइज डाटा जो था उसको कॉलम वाइज डाटा में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो एफर्ट्स करें 1963 के लिए भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1963 के लिए सपोज ये इसके फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू इधर आ जाएगी, सेकंड क्वार्टर की वैल्यू इधर आ जाएगी, थर्ड की, फोर्थ की, वो इस तरह मेरे पास डाटा जो है वो करेक्ट क्वार्टर फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद जो है मैं इसको 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल और सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाल कर अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी क्वेश्चन की कंप्लीशन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा, जो ये डाटा अवेलेबल है, इस डाटा को मैंने जो है उसको वर्टिकल भी लिखा है और उस वर्टिकल लिखने के बाद इसको जो है वो हम आगे मूविंग टोटल और मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर यही डाटा जो है वो वर्टिकली लिखा हुआ आपको मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, ये रहा आपका वो डाटा जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि जो हमें वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। अब देखें आपके पास 1960, यहाँ पर मैंने जो है इसके लिए आप देखें हेडिंग क्या है, ये ईयर दिया हुआ है मैंने और इधर हेडिंग दी है क्वार्टर की। ईयर के नीचे जो है 1962 आ गया और क्वार्टर के नीचे ये 1, 2, 3, 4, यानी कि 1962 के ये 4 क्वार्टर्स हैं जो मैंने लिखे हैं, और इसी तरह से 1963 के 4 क्वार्टर्स जो हैं वो मैंने ये लिखे हैं। तो आपके पास 1963 के भी क्वार्टर निकला है, 1962 के भी क्वार्टर्स हैं, और इन्हीं क्वार्टर वाइज डाटा जो है, जैसे मैंने पीछे अभी बताया आपको कि उसको वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर लिख लिया है।
93, 97, 96 और फिर अगला हॉरिजॉन्टल जो होगा वो इसके मुताबिक ऐसे चल जाएगा। आपके पास ये इंडेक्स नंबर्स वाला कॉलम बन जाएगा, ये क्वार्टर वाला कॉलम है और ये आपका ईयर वाला कॉलम है। अब बाकी की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले क्वेश्चंस के अंदर करते रहे हैं कि अगर हमने 4 क्वार्टर्ड मूविंग टोटल निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टोटल निकाल कर फिर हम उसको सेंटर करेंगे, फिर हम उसको सेंटर्ड मूविंग एवरेज मालूम कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। जैसे मैंने अगर मंथ अवेलेबल है तो फिर हम 4 मंथ मूविंग टोटल निकालते हैं, अगर क्वार्टर अवेलेबल है तो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकालेंगे। अगर फर्स्ट करें डेज अवेलेबल है तो दैट डिपेंड्स कि आपको कितने डेज का डाटा दिया गया है। इसमें एक और टेक्निकल चीज़ याद रख लें कि जब आपके पास क्वार्टर वाइज डाटा होता है तो आमतौर पर हमें 4 क्वार्टर ही की बात करता है, यानी कि ऐसा नहीं करेगा कि 2 क्वार्टर करेगा या 3 क्वार्टर करेगा, क्योंकि क्वार्टर वाइज डाटा में होता यह है कि आपका एक साइकिल, बिजनेस साइकिल कंप्लीट होता है क्वार्टर टू क्वार्टर। दैट्स वाई हम जो है वो एक साल का या एक क्वार्टर का वो जो है वो एवरेज लेते हैं। इसी तरह से जब आपको डेज़ की फॉर्म में डाटा दिया जाता है तो डेज़ में चूंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं तो उसमें फिर आपको वो 7 डेज़ मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट होगी आपसे। तो जब ईयर वाइज डाटा होता है तो उसमें तो है जो भी आपका 4 ईयर मूविंग, 3 ईयर मूविंग, डिपेंडिंग अपॉन दिस साइकिल कि बिजनेस साइकिल पे पूरा साल कंप्लीट होता है या एक साल से ज़्यादा के बाद बिजनेस साइकिल जो है वो रिपीट होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द डाटा, जिसकी बेस के ऊपर आपको बताया जाएगा कि आपने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालनी है या आपने 7 डे मूविंग एवरेज निकालनी है, आपने मंथ वाइज मूविंग एवरेज निकालनी है, 3 मंथ, 4 मंथ। दैट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ द डाटा। उस डाटा की बेस के ऊपर आपको ये बताया जाता है। ये लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन चलते हुए ताकि आपके जहन में रहे कि समटाइम्स हमें ये डिफरेंट चीज़ें क्यों बताई जाती हैं, वो इस वजह से बताई जाती हैं कि जिसमें आपका बिजनेस साइकिल कंप्लीट होगा जितने हिस्से में, उस हिस्से के मुताबिक आपको वो उतनी ही एवरेज के लिए कह दिया जाता है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखें ज़रा। 4 क्वार्टर मूविंग टोटल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल तरीक़ाकार वैसा ही है कि आप पहले 4 क्वार्टर्स जो हैं, ये वाले क्वार्टर्स 3 and 4, इन चारों क्वार्टर्स को आप यूं समझ सकते हैं। ये 4 क्वार्टर्स हमारे, अगर मैं फेमिलियर लैंग्वेज में बात करूं तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये विंटर, फॉल, स्प्रिंग एंड ऑटम, ये वाले इस तरह से जो हैं वो क्वार्टर्स आपके चलते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन फोर्थ क्वार्टर के अंदर आप ये वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ज़रा, चारों क्वार्टर्स को आप ऐड करेंगे तो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकल आएगा। 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकालने के लिए वही चीज़ दोबारा से 93 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 93, योर आंसर इज 379। सो आप 379 को यहां पर लिखेंगे। ये दोबारा से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये यहां पर क्यों लिखा है, आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी मैं ये बातें बता चुका हूं। अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 93 से आगे आपने मूव करना है, 93 को इग्नोर करना है और इन चारों को ऐड करना है। जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा, मसलन इन चारों को ऐड करना है मैंने, तो इसके लिए 97 प्लस 96 प्लस 93 प्लस 97. Your answer is 383 and that answer should be placed over here. 383. अब 97 को मैंने रिमूव करना है और 96 से लेकर 102 तक ऐड करनी है सारी चीज़ें। तो 96 से लेकर जब मैं 102 तक ऐड करूंगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। एग्जाम के अंदर ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आइडिया होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो ओमिट करनी है, आप सिर्फ टिक लगा लें और उसके बाद कौन सी चीज़ ऐड करनी है उसको आगे वो ऐड कर लें और अपनी मूविंग टोटल जो है वो अपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिख लें। अब यहाँ पर मैंने 96 से लेकर 102 तक ऐड करना है। 96 प्लस 93 प्लस 97 प्लस 102, योर आंसर इज 388। जब आंसर 388 आएगा तो ये वाला आंसर जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा 388, मिडिल पे आता है, यानी कि दो वैल्यूज़ के मिडिल पे आता जाता है। इसी तरह से अब आप 96 को रिमूव करेंगे
तो 93, 97, 102 और 106 को ऐड करेंगे। 93 प्लस 97 प्लस 102 प्लस 106. This will give you 398. Here you will get 398. और फिर आप 93 को रिमूव करके इन चार वैल्यूज को, ये जो लास्ट 4 वैल्यूज बची हैं, इनको ऐड करेंगे। तो 97 प्लस 102 प्लस 106 प्लस 98. This will give you 399. Your answer should fall here, 399. अब आप देखें, फर्ज करें कि आप अगर इस वैल्यू को रिमूव करते हैं और अगली 4 वैल्यूज आपको चाहिए जो आपने ऐड करनी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपके पास बाकी 3 वैल्यूज रह गई हैं, इसलिए आपका जो मूविंग टोटल है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स। अब जब 4 क्वार्टर मूविंग टोटल आप निकाल लें, तो मैं चाहता हूँ कि ये टोटल जो है वो कहीं ना कहीं पर सेंटर होने चाहिए, किसी स्पेसिफिक क्वार्टर के सामने ये फॉल करने चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब ये वाला 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकाल लें तो इन्हीं मूविंग टोटल को सेंटर्ड कर दें, यानी कि ये 2 टोटल्स मिलाकर इसके मिडल में लिख दें, यानी कि 379 और 383, ये 2 टोटल्स जो आपके पास हैं, इनको दोनों को ऐड करके यहाँ पर मिडल में इसकी वैल्यू लिख लें। उसको हम बोलेंगे 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल। अब सेंटर मूविंग टोटल निकालने के लिए ये ऐड कर दें ज़रा, 379 प्लस 383 प्लस ये आ जाएगा, सॉरी क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 762। अब इन दोनों को ऐड करके इसके मिडल पे लिख लेंगे, 383 प्लस 388. दिस विल गिव यू 771. 771 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, इन दोनों को ऐड करके इसके मिडल पे लिख लें, 388 प्लस 398, 786. 786 ये यहां पर आ गया। फिर इसका मतलब है ये इन दोनों को ये कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करके इसके मिडल पे लिख लें, 398 प्लस 399, 797. 797 ये 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल्स निकल आएंगे। हमारा लास्ट कॉलम जो है वो है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज का। MA स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज एंड C स्टैंड्स फॉर सेंटर्ड। अब ये वाला कॉलम बनाने के लिए हमें ये वाली जो वैल्यू है 768 जो सेंटर्ड मूविंग टोटल निकाला हुआ है, इसको एक नंबर पे डिवाइड करना है। वो नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बोला था, क्योंकि ये 8 वैल्यूज़ का टोटल है, ये 4 वैल्यूज़ का टोटल ये है और 4 ही वैल्यूज़ का ये टोटल है। इन 4 वैल्यूज़ को और 4 वैल्यूज़ को मिलाकर ये 8 वैल्यूज़ का टोटल बनता है। और इस टोटल की हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो वी शुड डिवाइड दिस टोटल बाय 8। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो तब आपके पास वो मूविंग एवरेज बन जाएगी। तो इसके लिए मूविंग एवरेज निकालने के लिए क्या करना चाहिए, 762 डिवाइडेड बाय 8। $95.25, फिर 771 डिवाइडेड बाय 8, 96.375, 786 divided by 8, 98.25 and 797 divided by 8, 99.625. सो ये आपके पास जो आ जाएंगे सेंटर्ड मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो है ये आपकी रिक्वायर्ड एवरेजेस हैं, जो आपने क्वार्टर वाइज डाटा जो आपके पास अवेलेबल था उस क्वार्टर वाइज डाटा में से ये वाली वैल्यूज जो हैं आपके पास आ जाएंगी। आप एक चीज़ नोट करें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि जो आपकी मूविंग एवरेजेस होती हैं वो आपकी वेरिएशन को, सीजनल वेरिएशन जो हैं
उनको स्मूथ आउट कर देती हैं। आप ये देखें कि आपके पास ओरिजिनल डाटा और जो मूविंग एवरेजेस के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं ओरिजिनल डाटा की निस्बत। आप ओरिजिनल डाटा अगर आप देखेंगे तो ये है 93 है, 97 है, 96 है, फिर 93 है, 97 है, 102, 106, 98, इस तरह की डाटा आ रहा है। लेकिन जो डाटा आपका फाइनली आपकी मूविंग एवरेजेस निकली हैं, लुक एट द डिफरेंस इन बिटवीन देम, 95, 96, 98, 99, वो दोनों जो है ये वाले जो एवरेजेस हैं दे बिकम वेरी क्लोज टू वन अनदर, वो बहुत क्लोज हो गई हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो जो सीजनल एस्पेक्ट था इसके अंदर या जो साइक्लिकल एस्पेक्ट था वो स्मूथ आउट हो गया, उसने जो है वो डाटा में से रिमूव कर दिया और आपके पास जो है ये वाला डाटा जो है ये ट्रेंड के लिए आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपका ट्रेंड जो है वो आगे अगर आप देखें तो 95, 96, 98, 99 ये एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जो है वो मूविंग एवरेजेस जा रही हैं। तो ये चीज़ जो है सेंटर्ड मूविंग एवरेज में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ अगर क्वार्टर वाइज डाटा अवेलेबल हो तो आप अपने डाटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से आप क्वार्टर्स में चेंज कर लें, ईयर्स लिख लें, उसको वर्टिकल फॉर्म में ले आएं और मूविंग टोटल, सेंटर मूविंग टोटल और सेंटर मूविंग एवरेज निकाल कर आप काम कर सकते हैं। ये डाटा था जब क्वार्टर वाइज हो। अगर आपके पास डाटा डे वाइज हो तो कैसे काम करना है, उसको भी हम क्वार्टर वाइज ही की लाइंस के ऊपर चलकर कर सकते हैं। हम अपने तीसरे बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल में एक डाटा ऐसा दिया हुआ है जो कि डे वाइज डाटा है और उसमें डे वाइज मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है क्योंकि हम गिवन डाटा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जब टाइम सीरीज का डाटा दिया जाता है तो टाइम सीरीज का डाटा, पहले हमने बात की कि वो ईयरली डाटा हो सकता है, टाइम सीरीज का डाटा जो है वो क्वार्टर वाइज दिया जा सकता है, टाइम सीरीज का डाटा जो है वो मंथ वाइज दिया जा सकता है। अब जो हम टाइम सीरीज का डाटा लिखने लगे हैं वो है डे वाइज डाटा है कि डेज की शक्ल में अगर डाटा दिया जाए तो तब भी हमारे पास जो है उस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। देखें ज़रा अपनी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है वीक डेज डाटा, आपका डाटा के वीक डेज हैं, ये वीक नंबर 1 है और वीक नंबर 2 है। वीक के जो डिफरेंट डेज हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसमें आपको डाटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं 24, 28, 50, 52, 30, 30। ये अटेंडेंस है किसी जगह पर कि वहाँ पर किसी एम्पोरियम में आप कह लें या किसी शॉपिंग मॉल में आप कह लें या किसी पर्टिकुलर शॉप के अंदर आप कह दें कि वहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह का एक डाटा आपके पास अवेलेबल है, उसकी वहाँ पर जो अटेंडेंसेस मौजूद थी। तो वहाँ पर आपके पास वीक नंबर 1, वीक 2 में संडे को इतने इतने था, मंडे को ये वाला था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ये आ गया। कहता है फाइंड द 7 डे मूविंग एवरेजेस फॉर द अबव रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंसेस। इन अटेंडेंसेस का जो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है उसकी 7 डे मूविंग एवरेज आपने निकालनी है। अब जारी बात है डाटा भी आपको डेज की शक्ल में दिया हुआ है तो डाटा जो है 7 डेज के बाद दोबारा से रेपिटेशन होती है 7 डेज में, यानी कि एक साइकिल जो है आप यूँ समझ लें कि एक 7 डेज के अंदर विद इन 7 डेज वो साइकिल दोबारा से रिपीट होता है। तो उसके लिए आप देखें 7 डे मूविंग एवरेज निकालने का तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास ये वीक नंबर 1 है और ये वीक नंबर 2 है। यहाँ पर मैंने लिख दिया वीक नंबर 1। वीक नंबर 1 में संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे। इसी तरह अगर मैं वीक नंबर 2 लिखना चाहूँ तो आई शुड राइट ओवर हेयर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। यानी कि ये वाला डाटा जो है वो मैं अपना वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर लिख सकता हूँ। अगर फर्स्ट करें मुझे संडे की वैल्यू लिखनी है तो संडे की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू माई डाटा वीक नंबर 1 के संडे की वैल्यू जो आती है वो आती है जी 24। ओके, वीक नंबर 1 के मंडे की वैल्यू है 50, मुझे नज़र आ रहा है कि वो 50 होगी। फिर वीक नंबर इसी तरह से ट्यूसडे के लिए वैल्यू जो है वो है 30, वेडनेसडे के लिए वैल्यू जो है वो है 48। ये पहली रो आप पढ़ते जाएं, वो वीक के हिसाब से उसको लिखते जाएं। और फिर इसके बाद आपके पास है 54 है, 54 के बाद है 55, 40, ये 24, 50, 30, 48, 54, 55, 62 आपके पास ये आ जाती है जी 62। इसी तरह से अगर आप संडे की वैल्यू इसकी लिखेंगे वीक नंबर 2 की तो वो 28 है। ये डाटा आपका इसी तरह से चलता जाएगा। आप इस डाटा को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ये अब ये वाला डाटा जो है इसको आगे जो है 7 डे मूविंग एवरेज अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो व्हाट शुड यू डू,
आपको वो 7 डेज के मुताबिक चलना है। 7 डेज का पहले मूविंग टोटल निकालेंगे और फिर उसको उसके सामने मिडिल वैल्यू के सामने रख देंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फर्स्ट करें मैं पहले 7 डेज का डाटा कलेक्ट करता हूँ। ये है 7 डेज का, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 डेज को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 7 डेज को ऐड करके मेरे पास आंसर आता है 24 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 62 प्लस 62 के बाद ये 62 तक पहले 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका मतलब है कि जब 7 डेज कंप्लीट हो गया तो मिडिल के सामने ये मेरे पास आंसर आया है इसका 24 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 48। वो आंसर पहला रिमूव हो गया था, इस वजह से मैं दोबारा कर रहा हूँ। 54 प्लस 55 प्लस 62, माई आंसर इज 323। अब 323 जो है वो मैंने कहाँ पर लिखना है? एवरीवन शुड नो ये 7 डेज का डाटा है तो उसके मिडिल तो यही बनता है ना, ये 48 के सामने। यहाँ पर मैं लिखूंगा 323। ये आप यूँ समझ लें कि ये मेरे पास कौन सा बन जाता है, ये टोटल का कॉलम बन जाता है, मूविंग टोटल, 7 डे मूविंग टोटल। क्लियर? ये 323 आ गया। फिर मैं 24 को ऊपर से रिमूव करूंगा और अगले 7 दिनों का डाटा लूंगा। मसलन मैं यहां से लेकर यहां तक का डाटा लूंगा तो जाहिर बात है इस डाटा के लिए जो मेरी पास मिडिल वैल्यू बनेगी वो 54 ही बनेगी, क्योंकि वो 3 वैल्यूज ऊपर रह जाएंगी, 3 वैल्यूज नीचे रह जाएंगी और 54 के सामने मेरे पास डाटा आ जाएगा। फर्ज करें मैं इसके लिए भी करता हूं तो ये मैं करने का एक तरीका मैंने पहले भी बताया कि आप 24 को रिमूव कर रहे हैं और 28 को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर ये काम कर किया जा सकता है कि 323 में माइनस कर दें 24 और प्लस कर दें 28, आपके पास 327 आ जाएगा। तो 327 आ जाएगा। ये मेथड जो मैंने अभी किया है ये मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था कि आपने जिस आइटम को रिमूव करना है उसको माइनस कर दें, जिसको ऐड करना है उसको ऐड कर दें और इस तरह ऊपर भी टिक लगाते जाएं और नीचे भी टिक लगाते जाएं। आपके लिए बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको ना, आप यानी कि हर 7 डेज का दोबारा से ऐड करना नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है उसी में से एक वैल्यू माइनस कर दें ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू जो आप उसमें अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर दें, तो आपके पास नेक्स्ट टोटल्स निकलते आएंगे। उसके बाद आप उसकी एवरेज ले लें। सो 7 डे मूविंग एवरेज जो है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर फर्ज करेगा अगली नंबर मेरे पास लिखा होता है, ये वाला अगला नंबर है 52, तो वो 52 जो है इसका मतलब है मुझे 50 में माइनस करता, 52 ऐड करता, मेरे पास फिर भी डाटा आ जाना था। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब आपने खुद कंप्लीट करना है। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें ताकि एक प्रैक्टिस आपके पास हो जाएगी और एक डे वाइज डाटा जो है कैसे हैंडल करना है, 7 डे मूविंग एवरेजेस कैसे करनी है, ये वाला आपने करना है। इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक दूसरा मेथड जो है सेकुलर ट्रेंड का वो फाइंड आउट करेंगे। सेकुलर ट्रेंड का लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।